आज हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर, सॉल्युबिलिटी एंड हेनरीज लॉ। तो सबसे पहले देखते हैं वेपर प्रेशर क्या है। जैसे कि आप देख सकते हो वेपर प्रेशर को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम विद इट्स कंटेंट स्पेस एट अ गिवन टेंपरेचर इन अ क्लोज सिस्टम। अब ये जो डेफिनेशन है वो काफ़ी लंबी है, तो इस डेफिनेशन को हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें क्या है, वाटर है। ये जो कंटेनर है वो कैसा है, क्लोज्ड है। तो यहाँ पर जो वाटर है इसे हम क्या करेंगे, टी टेम्परेचर तक हीट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा था एट ए गिवन टेम्परेचर इन अ क्लोज सिस्टम। तो यहाँ पर हमारे पास जो सिस्टम है वो कैसी है, क्लोज्ड है। तो इसमें जो वाटर है इसे हम टी टेम्परेचर तक क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो इसमें वेपर्स फॉर्म होंगे। अब हम क्या करेंगे कि इस सिस्टम को टी टेम्परेचर पर मेंटेन कर देंगे। मतलब कि अब ना ही सिस्टम में कोई हीट ऐड होगी बाहर से, ना ही इस सिस्टम से बाहर कोई हीट ट्रांसफर होगा सराउंडिंग में। तो इसे हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। अब कुछ देर बाद क्या होगा, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या है, मतलब कि लिक्विड फेज में से जो वेपर बन रहे हैं उसका जो रेट है, और साथ ही में वेपर में से उस टाइम पे जो लिक्विड बन रहा है उसका जो रेट है वो क्या हो जाएगा, इक्वल। तो इसे हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब साथ ही में उसी वक्त क्या होगा कि इस सिस्टम के थ्रू ना ही सराउंडिंग पे कोई वर्क हो रहा है, ना ही सराउंडिंग से सिस्टम में कोई वर्क हो रहा है। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सिस्टम में जो नेट वर्क है वो क्या है, जीरो। तो उसे हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अब ये जो थर्मल इक्विलिब्रियम है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है और केमिकल इक्विलिब्रियम है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, जो कि यहाँ पर हमने डेफिनेशन में देखा था। अब जब ये वेपर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है लिक्विड के साथ, तब उस समय जो वो प्रेशर एग्जिट कर रहा है लिक्विड के सरफेस पे, उसे हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। अब ये जो वेपर प्रेशर है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट होता है। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा क्यों, तो देखते हैं। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो एस्केप कर रहे हैं इस लिक्विड में से वो भी क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो जो वेपराइजिंग रेट है वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिस वजह से जो वेपर प्रेशर है वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसलिए हमने क्या लिखा हुआ है, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस द वेपर प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस। अब उसी के साथ हम ये देखते हैं कि वोलेटाइल सब्सटेंस क्या है। अब ऐसा सब्सटेंस जिसका नॉर्मल टेम्परेचर पे भी वेपर प्रेशर ज़्यादा हो, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, वोलेटाइल सब्सटेंस। अब ऐसा क्यों होता है, अगर उस सब्सटेंस में जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं उनके आपस में जो इंटरेक्शन फोर्स हो वो कम होगा, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी क्या होगा, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एस्केप करेंगे वेपर फॉर्म में, इससे जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, वोलेटाइल सब्सटेंस, जिसे हमने कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। अ सब्सटेंस विथ हाई वेपर प्रेशर एट नॉर्मल टेम्परेचर इज ऑफन रेफर्ड टू एज वोलेटाइल। अब हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। तो आइए देखते हैं सॉल्युबिलिटी क्या है। Solubility of a substance is defined as maximum amount of solute that can be dissolved in a specified amount of solvent at a given temperature pressure। अब ये जो डेफिनेशन है इसे समझने के लिए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास कंटेनर है जिसमें क्या प्रेजेंट है, सॉल्वेंट, जो कि है वाटर। अब ये जो सॉल्वेंट है जो कि है वाटर, वो हमने 3 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन करके रखा हुआ है। और यहाँ पर जो वाटर का अमाउंट है वो क्या है, 1 लीटर, जैसे कि हमारे डेफिनेशन में लिखा है, इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। अब इस सॉल्वेंट जो कि वाटर है इसमें मैं क्या ऐड करूँगा, सॉल्यूट, जो कि क्या है, सॉल्ट। अब ये जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड स्टेट में है, तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, गैप होगा। जब मैं सॉल्यूट के पार्टिकल्स इसमें ऐड करता हूँ तो वो क्या करेंगे, इन गैप्स को फिल कर देंगे। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब ये सारे के सारे गैप्स क्या होंगे, फिल हो जाएंगे। उसके बाद मैं जितना भी सॉल्यूट ऐड करता हूँ वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। मतलब ये सॉल्यूशन उस टाइम पे कैसा हो जाएगा, सैचुरेटेड, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है, दिस गिव्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब हम जब भी किसी भी सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वो सॉल्यूशन कैसा बन जाता है, सैचुरेटेड। अब हम ये देखेंगे कि सॉलिड की जो लिक्विड में सॉल्युबिलिटी है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर 3 फैक्टर्स पर वो डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर।
तो सबसे पहले हम देखेंगे नेचर ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट। जैसे कि हमारे पास दो नेचर्स के सॉलिड और सॉल्वेंट प्रेजेंट होते हैं, एक होता है पोलर, दूसरा होता है नॉन पोलर। तो हमेशा लाइक डिजॉल्व्स इन लाइक, ऐसा हमने पढ़ा है। तो पोलर सॉल्यूट हमेशा किस में डिजॉल्व होगा? पोलर सॉल्वेंट पे। और नॉन पोलर सॉल्यूट किस में डिजॉल्व होगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट पे। हमने यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है सॉल्ट एंड वाटर। ये सॉल्ट जो है वो कैसा है? पोलर है, और वाटर भी कैसा है? पोलर है। तो पोलर सॉल्यूट हमेशा किस में डिजॉल्व होगा? पोलर सॉल्वेंट में। और नॉन पोलर सॉल्यूट हमेशा किस में डिजॉल्व होगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जो कि हमने यहाँ पर लिया है CCl4 और बेंजीन। अब हम ये देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। अगर किसी भी सॉल्यूट का डिसोल्यूशन किसी भी सॉल्वेंट में एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब कि वहाँ पर हीट जो है एज अ रिएक्टेंट वर्क करती है, तो उस कंडीशन में अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एज अ हीट क्या वर्क कर रही है? रिएक्टेंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो जो सॉल्युबिलिटी है उस सॉल्यूट की सॉल्वेंट में वो क्या होगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ली-चार्टियर्स प्रिंसिपल अप्लाई होगा, जो रिएक्शन को किस तरफ शिफ्ट कर देगा? राइट हैंड साइड। वैसे ही अगर किसी भी सॉल्यूट का डिसोल्यूशन अगर सॉल्वेंट में एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, अगर उसमें हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उस केस में जो हीट है एज अ प्रोडक्ट वर्क करेगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, तो इस केस में जो ली-चार्टियर प्रिंसिपल है वो इस रिएक्शन को किस तरफ शिफ्ट कर देगा? लेफ्ट हैंड साइड, जिससे उस पर्टिकुलर सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी है उस सॉल्वेंट में क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। मतलब कि अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है किसी भी सॉल्यूट का डिसोल्यूशन सॉल्वेंट में, तो अगर उसमें हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। पर अगर वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। अब हम देखेंगे प्रेशर का क्या इफेक्ट है। प्रेशर का सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं है, खास करके किसके लिए? सॉलिड और लिक्विड के लिए। गैस पे होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे हेनरीज लॉ में। पर यहाँ पर सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। अब हम पढ़ेंगे हेनरीज लॉ के बारे में। तो आइए देखते हैं हेनरीज लॉ क्या है। It states that the solubility of a gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas। मतलब कि ये लॉ ये बोल रहा है कि हमारे पास जो लिक्विड है उस लिक्विड में जो भी गैस के मोल फ्रैक्शन जो कि उसमें डिसॉल्व हो रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको? उसी गैस के पार्शियल प्रेशर को, जो कि प्रेजेंट है वेपर फेज में। तो इसके लिए पहले आपको पार्शियल प्रेशर समझना होगा। उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे रूम में जो एयर है वो एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। अब इसमें डिफरेंट टाइप के गैसेस है, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये जो रूम एयर है उसका प्रेशर क्या होगा? 1 एटमॉस्फेयर। अब भाई 1 एटमॉस्फेयर है वो क्या है? टोटल प्रेशर है सब गैसेस का मिलाकर। तो इस टोटल प्रेशर में मैं किसी भी एक गैस का जो कॉन्ट्रीब्यूशन गिनता हूँ उसे मैं क्या बोलूँगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। अब हम देख सकते हैं कि लॉ से हमने क्या लिखा है? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, जहाँ पर P क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस, और X क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन दी लिक्विड फेज। अब जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हम रिमूव करेंगे तो वहाँ पे क्या आएगा? एक कांस्टेंट, जो कि क्या है? KH। अब KH को हम लोग क्या बोलेंगे? हेनरीज कांस्टेंट। अब जो कि सॉल्युबिलिटी है गैस की लिक्विड में वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है तो वो देखेंगे हम। जैसे कि वो किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो सॉल्युबिलिटी है गैस की लिक्विड फेज में वो क्या होगी? कम हो जाएगी। तो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सारे गैस के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी? बढ़ जाएगी, जिससे वो गैस के सारे मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? एस्केप करेंगे। तो जब भी हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो सॉल्युबिलिटी है उस गैस की लिक्विड में वो क्या होगी? कम हो जाएगी। अब हम बात करते हैं प्रेशर की। अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो जो सॉल्युबिलिटी है पर्टिकुलर गैस की लिक्विड में वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन लिक्विड फेज। तो अगर हम लोग उसका प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर देंगे तो सॉल्युबिलिटी है गैस की लिक्विड फेज में वो भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। अब हमने यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ किया है P वर्सेस X का। तो ये जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम अब जैसे कि आप देख सकते हो कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो उस गैस का जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड फेज में वो भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। मतलब कि उस गैस का जो मोल फ्रैक्शन है वो लिक्विड में वो भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो हमें क्या मिल रही है? स्ट्रेट लाइन मिल रही है। इस स्ट्रेट लाइन का हम स्लोप निकालेंगे तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? KH के इक्वल।
तो हमने यहाँ पर रिलेशन बनाया हुआ है x का विथ रिस्पेक्ट टू p एंड kh। तो ये रिलेशन देख के हम समझ सकते हैं कि x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, p को, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसको, kh को। तो अगर हम kh की वैल्यू बढ़ाते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जो kh की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, तो kh की वैल्यू डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उस गैस के लिए जो kh की वैल्यू है वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर kh की वैल्यू बढ़ जाएगी तो जो मोल फ्रैक्शन है उस गैस के जो भी लिक्विड में डिसॉल्व हो रहे हैं वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि kh जो है वो क्या है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो kh की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर kh की वैल्यू बढ़ जाएगी तो जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये था हेनरीज लॉ।